सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बातें प्रेमचंद की। इसके लेखक अवध नारायण मृदगल जी हैं। यहाँ पर इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन की शरारतें, उनके गांव के बारे में, प्रेमचंद जी के शौक़ के बारे में, उनका बचपन कैसे बीता, कैसी कैसी शरारतें करते थे, माँ की उनके जीवन में उनकी माँ का देहांत हो गया था, माँ की कमी आदि का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और मुझे बच्चों, मैं बताऊं आपको, मुझे तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने इनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। ईदगाह देखिए, शायद 6वीं 7वीं में रहा होगा। ईदगाह, दो बैलों की जोड़ी, बड़े भाई साहब, ऐसी बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। और इनका आप देखिए गोदान है, गबन है, ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। मैंने इसमें से गोदान, गबन, कर्मभूमि, बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। बहुत ही सुंदर लिखते हैं। यदि आपको भी कभी समय मिलता है तो आप इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़िए, आपको उसमें से बहुत सीख मिलेगी और बहुत सुंदर रचनाएं रहती हैं। ईदगाह आप पढ़िए, कफन पढ़ लीजिए कहानी, इतना सुंदर वर्णन कि, और कफन कहानी यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। बातें प्रेमचंद जी की, इसके लेखक अवध नारायण मृदगल जी हैं। इनका जन्म 1933 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 2015 नई दिल्ली में हुई है। अवध नारायण जी जो हैं हिंदी साहित्य के वरिष्ठ चिंतक, लेखक, संपादक एवं यात्रा लेखक थे। इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन 27 वर्षों तक किया। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं वामा, छाया मसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कबंध, मुंबई की डायरी, एक फ्लॉन्ग का सफ़रनामा आदि। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया बच्चों कि यह जो पाठ है यह मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। मानसरोवर लिखा है जो 7 भागों में है और उसके हर एक भाग में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, मज़ेदार कहानियाँ हैं। देखिए, पाठ के शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि बच्चों, तुमने प्रेमचंद जी के बारे में मज़ेदार कहानियाँ तो पढ़ी होंगी। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेमचंद जी कैसे थे, उनका बचपन कैसा था और उनके बचपन की घटनाओं का असर जो है वह उनकी कहानियों और उनके उपन्यासों पर कैसे पड़ा, इन सब के बारे में हम आपको आज बताएंगे। यहाँ पर लेखक ने 2 घटनाओं का जिक्र किया है। इन 2 घटनाओं के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कितने सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, उनका नाम था चंद्रहासन। उनके मन में बहुत इच्छा थी कि मैं प्रेमचंद जी के दर्शन करूं। एक बार उस समय मुंशी प्रेमचंद जी काशी में रहते थे और वे काशी में आए हुए थे उनके दर्शन करने के लिए। चंद्रहासन जी वो जब आए उनके घर पे, शाम को मुंशी प्रेमचंद जी के घर आते हैं और बाहर ही बहुत देर तक बाहर खड़े रहे। उन्हें लग रहा था कोई अब तो बाहर आएगा, कोई अब तो बाहर आएगा, लेकिन कोई बाहर ही नज़र नहीं आ रहा था। बहुत देर तक बाहर ही खड़े होके खांस रहे थे।
घास फूस रहे थे, सोच रहे थे कोई बाहर निकल के आए। जब कोई बाहर निकल कर नहीं आया तो उन्होंने कमरे के अंदर झांका। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वह बैठा, फर्श पे बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। चंद्रहासन ने सोचा कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रेमचंद जी बोलते होंगे और इसको ऐसे ही रखे हुए हैं, ये आदमी लिख रहा होगा। और चंद्रहासन जी आगे बढ़ते और कहते हैं, मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है। जैसे ही फर्श पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने देखा, अपनी कलम रख दी और हंसते हुए कहे, अरे खड़े खड़े मुलाकात करोगे क्या? आइए आइए, बैठ जाइए, मैं ही मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक बताते हैं, ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नाशाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ में अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। एक आदमी उनसे पार्क में मिला और वह प्रेमचंद जी के बारे में बातें करने लगा। प्रेमचंद जी ने कहा कि चलो भाई, मैं तुम्हें प्रेमचंद जी से मिलवा देता हूँ। वह आदमी आगे आगे चला और नाशाद साहब जो है उसके पीछे पीछे। प्रेमचंद जी अपने घर में गए और अंदर गए, कुर्ता उर्ता पहन के आए। अब बोले कि भाई अब आप मुंशी प्रेमचंद जी से बातें कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं का यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेमचंद जी कितने बेबाक, कितने सादगी और कितने भोले इंसान थे। और यही सादगी, यही भोलापन प्रेमचंद जी की कहानियों में उनके पात्रों के माध्यम से झलकता है। जैसे सभी लोगों का बचपन होता है, वैसे ही प्रेमचंद जी का बचपन भी शरारतों से भरा हुआ था। यहाँ पर लेखक कहते हैं, अभी लेखक आपको प्रेमचंद जी की शरारतों के कुछ किस्से बताएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रेमचंद जी के गांव। प्रेमचंद जी का गांव जो है, बनारस से जो आजमगढ़ जाने वाली सड़क है, वहीं से करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है लम्ही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के कम से कम 35-40 घर हैं। यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायब लाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। मुंशी अजायब लाल उनके पिताजी। अजायब लाल जो उनके पिताजी जी मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी बहुत ही सरल, नेक तबीयत के आदमी थे। हमेशा दूसरों की मदद करते थे। जितनी उनकी हैसियत थी, जितनी उनकी बिसात हैसियत थी, उस हिसाब से वे लोगों की मदद किया करते थे। उनके पिताजी डाक मुंशी थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, 10 रुपये थी। और 10 रुपये से उनकी तनख्वाह 40 रुपये होते होते तक तो वे रिटायर हो गए थे। मुंशी अजायब लाल, उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। देखने में जितनी सुंदर थी, उनका स्वभाव भी उतना ही कोमल था। लेकिन उन्हें एक इस बात का दुख था कि उनके बच्चे नहीं जीते थे। 2 लड़कियां हुई, दोनों ख़त्म हो गई। गांव की औरतें कहने लगी कि भाई ये अपने मैके चली जाती है, वहाँ भूत ऊत लग जाता है, इसलिए जिंदा नहीं रहती। इसके बाद उन्हें तीसरी लड़की हुई, उसका नाम उन्होंने सुग्गी रखा। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का भी जन्म हुआ। पिता ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। माँ बहुत ही प्रेम करती थी
अपने बेटे से। वैसे सभी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जी की माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। प्रेमचंद जी माँ के बहुत ही लाडले थे। शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारतें करते रहते और घर का उलाहना पहुंचता रहता। शरारत करते और लोग आके शिकायतें करते रहते। जब फसलों का दिन, गांव में देखिए फसल का जब दिन रहता था, किसी के खेत में घुस जाते, ऊख तोड़ लाते, मटर उखाड़ लाते। यह तो सब रोज़ की बात हो जाती थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ी थी, लेकिन लगता था उन गालियों में ऊख और मीठी मटर की मुलायम हो जाती थी। रोज रोज डांट फटकार मिलती, लेकिन फिर वही रोज रोज का रंग ढंग। ठेला चलाने वाले में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। ढेला चलाते थे। ढेला अर्थात पत्थर वगैरह, देखिए गांव में आम वगैरह तोड़ने के लिए टिकोरा मतलब आम के जो कच्चे, जब आम के जब छोटे छोटे फल आते हैं उन्हें टिकोरा कहते हैं। टिकोरे पेड़ में आते ही उनकी चांदमारी शुरू हो जाती थी। देखिए गांव वगैरह में बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही चांदमारी अर्थात बच्चे क्या करते हैं, नीचे खड़े होकर निशाना लगाते हैं और जैसे ही वो ढेला पत्थर लगता है और वो पेड़ से आम गिरकर नीचे आ जाता है। और निशाना लगाने में प्रेमचंद जी तो बहुत माहिर थे। ऐसा ताक कर निशाना लगाते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे, वह भी लोग बखान करते। प्रेमचंद जी गुल्ली डंडा खेलने में भी माहिर थे। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। ऐसे बहुत सारी प्रेमचंद की शरारतें होती रहती थी। प्रेमचंद जी ने बचपन में कजाकी की याद उन्हें कभी नहीं भूलती। उन दिनों उनके पिता आजमगढ़ में एक तहसीलदार में थे। नवाब पिता के पास थे। डाकिया कजाकी बड़ा ही, यहाँ पर डाकिया है, डाकिया का नाम क्या है, कजाकी। कजाकी क्या है, बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता था, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। जो ही शाम के 4 बजते नवाब सड़क पर खड़े होकर कजाकी का इंतजार करने लगते थे। थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दिखाई देता। जैसे वह उन्हें देखता दौड़ने लगता, वह भी उनकी ओर दौड़ने लगा देते। अगले पल कजाकी का कंधा नवाब का सिंहासन बन जाता। वे अपने आप को हवा में घोड़े पर महसूस करते। डाक का थैला रख कर वह बच्चों के साथ किसी मैदान में निकल जाता, उनके साथ खेलता था, बिरहे सुनाता था, कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी, डाके, मारपीट और भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। उसकी कहानियों में चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो लूट कर दीन दुखियों का पालन करते थे। नवाब को उनकी कहानियों में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वे किससे उनके अंदर भविष्य के कहानीकार का बीज रोप गए थे। कहाँ कजाकी से जो कहानियाँ वे सुनते थे, शायद वही उनके अंदर बीज रोप रहा था और वही बड़े होकर मुंशी प्रेमचंद जी कहानीकार बनते हैं। अब कुछ बचपनी शौक देख लिए जाए। नवाब को गुड़ खाने का बेहद शौक था। गुड़ चुरा चुरा कर भी खाया करते थे। कहते थे गुड़ मिठाइयों का बादशाह है। गुड़ मालूम है ना? हाँ। गुड़ की चोरी का एक वाकया उन्होंने बयान किया है। अम्मा जो है 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे ननिहाल गई थी और लेखक कहते हैं
कि वो अकेले थे और अकेले में ही 3 महीने में ही 1 मन जो गुड़ था वो पूरा खा गए थे। जाते वक्त अम्मा ने 1 मन गुड़ लेकर मटके में रखा और उसके मुंह पर सकोरा रखकर, मटके पहले गांव वगैरह में पहले मटके होते थे और उसी मिट्टी के जो घड़े होते थे उसी में सब सामान रखकर और उसको ढक्कन लगाकर बंद कर देता था। सकोरा उन्होंने सील मिट्टी से बंद कर दिया था और प्रेमचंद जी को सख्त कहा था, चेतावनी दिया था, मुझे सख्त ताकीद कर दी थी कि मटका नहीं खोलना। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफ़ा चट कर दी थी। जहाँ माँ ने मना किया था वहाँ पर प्रेमचंद ने 1 हफ्ते में ही सारे गुड़ को सफ़ा चट पूरा खा गए थे। लेखक कहते कि मुझे गुड़ का बहुत नशा था और ऐसा लगता था कि दिन भर गुड़ ही खाता रहूं। मेरे घर आना गुड़ के लिए शामत आना। 1 हफ्ते में ही हांडी जवाब दे गई। मटका खोलने की सख्त मनाही और अम्मा के घर आने अभी पौने 3 महीने बाकी थे। ऐसे में मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे सब्र किया। दूसरे दिन हाथ से सब्र जाता रहा और मटके में एक मीठी चितवन के साथ होश। फिर लेखक कहते हैं कि मैं अपने को कोसता धिक्कारता, गुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारे शरीर से जो है फोड़ा निकलेगा और फिर मलहम लगाने के लिए यहाँ वहाँ घूमेंगे, फोड़े निकल जाएंगे, तुम्हारे शरीर से बास आएगी और तुम्हारे पास कोई बैठेगा भी नहीं। इससे खाता विद्या की, माँ की, भाई की, ईश्वर की सब बेसुध और मन भर का मटका पेट में समा गया। माँ की कितनी भी बातें थी, सारी बातें तो धरी की धरी रह गई। पूरा मटका का जो गुड़ था वह मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि वह तो मैंने सफ़ा चट कर दिया था, खा गया था। यहाँ पर दूसरी बात है, बालक प्रेमचंद जी को दूसरा बड़ा शौक था रामलीला देखने का। यह शौक उन्होंने खुद ही लिखा था। एक ज़माना था जब वो मुझे रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का शब्द है, उसे उन्माद कहना चाहिए। आनंद मतलब थोड़ा हल्का शब्द है, उन्माद मतलब इतना उन्हें मज़ा आती थी। संयोगवश उन दिनों मेरे घर बहुत ही थोड़ी दूर पर रामलीला, प्रेमचंद जी के थोड़े दूर वहाँ पे रामलीला होता था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। जहाँ पे सब लोग रामलीला के जो पात्र रहते हैं, जहाँ तैयार व्यार होते हैं, उनके घर के ही 2 बजे से, लेखक कहते हैं 2 बजे से ही पात्रों की सजावट होने लगती थी। उनके देह में राम रस पीस कर पोता जाता था, मुंह में पाउडर लगाया जाता था और पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से क्या करता था, तीनों पात्र राम, लक्ष्मण, सीता का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, राम रज पीसना, पंखा झलना मेरा ये काम था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, अपने पाठ की चिंता न उन्हें पढ़ा दिया करता था जिससे वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र निषाद लीला में नौका पर बैठे ऐसे मुंह फेर चले जाते मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। देखिए अपना कितना सुंदर वर्णन बता रहे हैं। नकल में भी असल में कुछ न कुछ बू आ ही जाती थी। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी। रामचंद्र की उन दिनों कोई बात भी न पूछता, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी। चौधरी साहब के यहाँ से सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता था। मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब रामचंद्र ही थे। लेखक कहते हैं मेरी दृष्टि में अब रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती वह मैं फटाफट ले जाकर रामचंद्र को दे देता। कोई मिठाई या फल मिलते ही बेतहासा
बार दौड़ कर जाता। चलते समय भी रामचंद्र को कुछ नहीं मिला। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए हैं। मैं पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे देता। उन पैसे को देखकर रामचंद्र टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया है। वही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर पहुंचाने आया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं। इस तरह माँ और दादी के साथ बचपन में उनका जो दिन था बहुत ही मस्ती के साथ बीत गया। आसमान में इस बच्चे का सुख न देखा गया। उसी साल माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। प्रेमचंद जी की माँ की तबीयत खराब हो गई। नवाब अभी तो 8 साल के भी नहीं थे और उनकी माँ चल बसी। माँ पान के पत्ते की तरफ फेरती थी, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी सिरहाने की डांट से। देखते देखते सयाने हो गए। अब उसके सिर पर तपता हुआ नीला आसमान था, नीचे जलती हुई भूरी धरती थी, पैरों में जूते न थे, बदन पर साबुत कपड़े न थे। इसलिए नहीं कि पैसे का टोटा पड़ गया था, बल्कि इसलिए कि इन सब बातों की फिक्र रखने वाली माँ की आंखें मूंद गई थी। बाप को यूं ही माँ की जगह ले पाता है। बाप जो है वह माँ की जगह नहीं ले पाता है। माँ जो है जितना ख्याल बच्चे का करती है उतना पिता थोड़ी न कर पाते हैं। उन पर तो काम का भी बोझ था, उन्हें बाहर जाकर काम भी करना था, पैसे भी कमाना था, यहाँ बच्चे को भी देखना था। और जिस प्रकार माँ ख्याल रखती थी प्रेमचंद जी का, उस प्रकार पिताजी तो नहीं रख पाते थे। इस तरह जब प्रेमचंद जी 12-13 वर्ष की उम्र में पहुँचे तो उनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आ गई जो बिन माँ के बच्चे में आ जाती हैं। माँ का जो प्यार होता है वो अनजाने ढंग से क्या करता है, बच्चे को संवारता रहता है। दोनों में से किसी को पता नहीं चलता, पर वह छाया जो रहता है, वह छाया अपने आप ही काम करते रहता है। वह छाया जो है मुंशी प्रेमचंद जी के सर से छिन गया था, वह प्यार छिन गया था, सिर पर से वह हाथ हट गया था। ऐसी कमी उस बच्चे को बार बार महसूस होती थी और वे अंदर से टूट गए थे। नवाब अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी को वह कमी इतनी गहरी, इतनी तड़पाने वाली थी कि बार बार उन्होंने अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में पात्रों को रचा, जिसकी माँ 7-8 की उम्र में जाती रही और फिर उसकी दुनिया सुनी हो गई। आप देखिए उनकी कहानियाँ, कर्मभूमि देखिए, ईदगाह देखिए। ईदगाह में भी जो बच्चा है वह उसकी माँ नहीं है, दादी के पास रहता है, किस प्रकार उसको माँ की याद आती है। कर्मभूमि में जो अमरकांत है, ईदगाह है, बड़े भाई साहब है, कर्मभूमि है, गबन है और गोदान है, ऐसी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें प्रेमचंद ने बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक और माँ की कमी इन सब उपन्यासों में, इन सब कहानियों में आपको देखने को मिलेगी। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें उनका बचपन खेलता हुआ भी नज़र आता है। तो ये पाठ है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत ही सुंदर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनके द्वारा लिखी गई। और आपको यदि समय मिलता है तो आप इनकी कहानियों को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।